So today we are going to start motion in straight line. So आज का जो टॉपिक है मोशन या स्ट्रेट लाइन है, हम लोगों ने वेक्टर को फिनिश कर लिया है, ठीक है। और वेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोग को भेजूंगा, तो उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। वेक्टर के क्वेश्चंस मैं आप लोग को भेज दूंगा और आप लोग से एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको सॉल्व करिए और जो डाउट हो वो आप लोग पूछिएगा। So the new chapter is motion in a straight line, and here we will first define the term motion. What do you mean by motion or rest? What do you mean by motion or rest? आप लोग को मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes. ओके, तो आप बताइए कि मोशन या रेस्ट से क्या समझते हैं आप लोग? Sir, this is opposite but complementary. ओके, अपोजिट हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। बिना आप रेस्ट को जाने मोशन को नहीं समझ सकते, बिना मोशन को जाने आप रेस्ट को नहीं समझ सकते, ठीक है। एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। सो मोशन को समझने के लिए आपको रेस्ट को समझना पड़ेगा, रेस्ट को समझने के लिए आपको मोशन को समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये उठती है कि इज देयर एनीथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन? Is there anything in absolute rest, or absolute motion? तो जवाब है इसका कि नहीं, no. There is nothing like absolute rest or absolute motion. क्योंकि किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी, किसी भी मोशन के बारे में परफॉर्म करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सो मोशन और रेस्ट, सो आप कह सकते हो मोशन एंड रेस्ट आर अपोजिट बट कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। मोशन और रेस्ट क्या है? अपोजिट है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है। दूसरी चीज है, अगर हम मोशन या रेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, हु विल बी ऑब्जेक्ट? द परफॉर्मिंग बॉडी। हु विल बी ऑब्जेक्ट? द परफॉर्मिंग बॉडी। Who performs motion? Who perform motion? और बात उठती है ऑब्जर्वर की, तो दिस इज द ऑब्जर्विंग बॉडी। ऑब्जर्विंग बॉडी who observes motion. एक परफॉर्मिंग बॉडी है और एक ऑब्जर्विंग बॉडी है। परफॉर्मिंग बॉडी का मतलब हुआ जो बॉडी परफॉर्म कर रहा है मोशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑब्जर्विंग बॉडी का मतलब वैसी बॉडी जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, वैसी बॉडी जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब जिसके बारे में हम मोशन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में ये कर रहे हैं कि भाई बताइए कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में, मतलब स्टेटमेंट मेकिंग बॉडी। दैट बॉडी विच इज मेकिंग अ स्टेटमेंट कि वेदर अ बॉडी इज इन मोशन और रेस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर, ठीक है। और जिसके बारे में बात की जा रही है कि मोशन में या रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट है आपका। तो परफॉर्मिंग बॉडी एंड ऑब्जर्विंग बॉडी। इज दिस ओके? यस सर। ग्रेट। तो हम लोग अगर मोशन या रेस्ट की बात कर रहे हैं, हमारे लिए ये जरूरी है कि वहां एक ऑब्जर्वर हो और एक यहाँ पे, वहां एक ऑब्जर्वर हो और एक यहाँ पे
ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। बिना एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के हम लोग मोशन के बारे में बात या रेस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। अब सवाल उठती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल बी सेड इनटू मोशन, एक ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। लिख लिया आप सभी ने? Yes, sir. सवाल अब दूसरा ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion और रेस्ट, कब कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो इसका जवाब ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजीशन with respect to an observer, then it is said to be in motion, otherwise it is at rest। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, लाइक से यहाँ एक बॉडी ए है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरी बॉडी है, ये बॉडी ए है, दूसरी बॉडी यहाँ पे 2v स्पीड से जा रहा है। आफ्टर सम टाइम बॉडी ए यहाँ होगी एंड बॉडी ए बी विल बी हेयर, क्योंकि बॉडी बी की स्पीड ज्यादा है। इनिशियली इनके बीच की पोजीशन क्या थी? जीरो, कोई डिफरेंस नहीं। राइट नाउ देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, देयर इज अ चेंज इन पोजीशन। सो हम कह सकते हैं कि ए इज इन मोशन with respect to motion B. Similarly, B is in motion with respect to A. अगर हम बोल रहे हैं A मोशन में, तो यहां पर क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। यहां पर ये ऑब्जर्वर हो गया और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेम एक्टिविटी में अगर हम ए के मोशन की बात कर रहे हैं तो बी बिकम्स ऑब्जर्वर एंड ए इज ऑब्जेक्ट। अगर हम बी के मोशन की बात कर रहे हैं, बी बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ए बिकम्स ऑब्जर्वर। इज दैट ओके? लेकिन अगर कोई भी किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में है तो वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में। इस बात को आप समझिए। अब जैसे देखिए कि मान लीजिए एक बॉडी है यहाँ पे पी जो v वेलोसिटी से जा रहा है और दूसरी बॉडी है q, दिस इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v। आफ्टर सम टाइम p will be here and q will be here, q will be here। यहां भी कोई पोजीशन में चेंज नहीं था और यहां भी कोई पोजीशन में चेंज नहीं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों एक दूसरे के सामने ही है। सो क्या कहेंगे? p and q are at rest with respect to each other। p q के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है और q p के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। इज दैट ओके? इज दिस ओके? अगर दो ऑब्जेक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, देन दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, उन दोनों के बीच का पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर तुम कहो कि सर यहां से तो यहां आया है, तो यहां से यहां तुम किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो, देन ऑब्जर्वर विल बी चेंज। समझ में आ रही बात? ऑब्जर्वर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम P को Q के रेस्पेक्ट में या Q को P के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन बोथ आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन। No, sir. चलिए इसको लिखिए, No, sir. लिख लीजिए।
सी नाउ नेक्स्ट, अगर सर कोई एक मिनट ऑब्जेक्ट है, बैक पेस्ट करिए ना, नहीं लिखे थे लास्ट में। ओके 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 ओके, यस सर, हो गया। अगर मैं कहता हूं यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए मूविंग विद वेलोसिटी v एंड b इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मान लो अभी इनके बीच की सेपरेशन कुछ है x, आफ्टर सम टाइम इनके बीच की सेपरेशन क्या हो जाएगी, ये दोनों और पास हो जाएंगे, ये दोनों और पास हो जाएंगे, ये a है ये b है, नाउ द सेपरेशन इज y, सो देयर इज चेंज इन पोजिशन, सो हम क्या कहेंगे, बॉडी क्या है, दिस इज इन मोशन, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन पोजिशन, x से घट के y हो गई, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, सो देयर इज अ चेंज इन पोजिशन, सो पोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, क्योंकि बिना पोजिशन को जाने, बिना पोजिशन को आप जाने नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो हेयर आई विल डिफाइन पोजिशन, पोजिशन इज location of any object with respect to a standard reference point. Position is location of any object with respect to a standard reference point. Location of any object with respect to a standard reference point. आप समझिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि हम पटना की बात करते हैं, सो हेयर इज रेलवे स्टेशन पटना, पटना रेलवे स्टेशन है, पटना जंक्शन है, और मान लीजिए आपको कहीं जाना है, यहां से लेट से, यहां से आपको कहीं एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो you can give the direction, you can give the direction that 10 kilometer north from railway station. अगर मुझे एयरपोर्ट का लोकेशन बताना है तो आई कैन से 10 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो ये एक लोकेशन हुआ, ये एक लोकेशन हुआ जिसमें मैंने एक मैग्नीट्यूड की बात की और दूसरी डायरेक्शन की बात की। सो पोजीशन जो है उसका एसआई यूनिट तो आपको हो गया मीटर, एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एंड ये क्या हो गया आपका, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने का तरीका हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन और वो दोनों देना है। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेयर इज रामकृष्णा नगर, लाइक एग्जांपल दे रहा हूं, रामकृष्णा नगर नहीं जानते हो, लेकिन आप बता सकते हो कि हाँ दिस इज अ लोकेशन ऑफ पटना बस स्टैंड, पटना बस स्टैंड एक वेरी फेमस लोकेशन हो सकता है, तो वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट हो गया। स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट से आप बता सकते हो कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ ईस्ट साउथ, कोई भी डायरेक्शन, ठीक है। देन यू कैन टेल द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी represented as the location of any object with respect to a standard reference point. आप किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट से अगर किसी का लोकेशन को बता रहे हैं तो दैट इज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इज दिस ओके? अब जो लोग भी क्लास कर रहे हैं आप लोग रेगुलर करिए, वैसे तो आप सभी लोग रेगुलर क्लास करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि न्यू चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें और बेहतर होती जाएंगी आपके लिए, ठीक है। ये किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए। लिख लिया है सर। सभी बच्चों ने लिख लिया? यस सर।
देखिए, ओके, चांदनी आपका फर्स्ट डे है, तो हम लोग चैप्टर भी फर्स्ट शुरू किए हुए हैं। चांदनी, यू कैन सी हेयर, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया है, एक न्यू चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें मोशन को डिफाइन किया है, मोशन एंड रेस्ट को डिफाइन किया है। आपको मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो जो बातें मैंने बोली है वो एक बार आप सुन लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने पोजीशन को डिफाइन किया। ओके, तो ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है, न्यू टॉपिक है। हेयर ऑनवर्ड्स यू कैन कंटिन्यू। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि जो वेक्टर के लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। डे बाय डे करके एक दो लेक्चर करके आप, जैसे कल संडे है तो 2-3 लेक्चर देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको क्या होगा कि अगर आप वेक्टर देख लेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वेक्टर के 6 लेक्चर मैंने डाले हैं, उस पर अपलोड किए हैं, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। सो पोजीशन के बारे में हम लोग समझ गए। नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन से। चेंज इन पोजीशन, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन ये है और दूसरे ऑब्जेक्ट का लोकेशन ये है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे अगर मान लीजिए वेक्टर ए है आपको x1, y1, z1, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए, तीनों कोऑर्डिनेट में बता रहा हूं, और y है x2, y2, z2। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब ये हुआ कि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर आपको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने 10वीं क्लास में ये पढ़ा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। यस सर। z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, आप सभी ने पढ़ा है इसको? यस सर। ठीक है, तो ये अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट कह लो इसको, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आप कह लो। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो कैसे लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 i कैप इज द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। चांदनी, आपने इससे पहले इसको नहीं देखा होगा, सो आई कैप इज द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, जस्ट डायरेक्शन। आप वेक्टर की जब क्लास को वहां पढ़ेंगे वीडियो पे तो आपको क्लियर और दिख जाएगा। यस मुस्कान, यू वांट टू टेल समथिंग? J cap is the unit vector या direction along y axis and K cap is the unit vector और direction along z axis। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, और मैग्नीट्यूड फॉर्म आपको ऊपर दिया हुआ है। Is this okay for everyone? यस सर। ओके, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, 2 पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से इट इज 1, 2, 1, and second point is -2, 1, 2, and this is point A and this is point B. Find displacement
बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, क्या कहेंगे हम? लेट्स से दिस इज लेंथ ए बी एंड दिस कैन बी रिटन एज -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी, ये 9 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा. So we all have here AB shortest distance is under √11. Any confusion? No, sir. No, sir. इसको लिख लीजिए. इसको लिखिए. लिख लिया सर. Great. So अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का जो अंतर है वो समझ लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. वैसे तो ये सब चीजें आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? स्केलर है. मतलब इसके पास स्केलर है. डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन. Direction. और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है. Magnitude और direction. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों. वेक्टर लिखने का मतलब ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों. स्केलर के पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ओनली. अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. यहां पे क्या कहेंगे हम? एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. अब ये जाने वाले की मर्जी पर है. कोई इस पाथ से जाना चाहता है, कोई इस पाथ से जाना चाहता है, कोई इस पाथ से जाना चाहता है. पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3. हर पाथ के लिए अलग अलग डिस्टेंस होगी. तो इसको क्या कहेंगे हम? लेंथ ऑफ पाथ. भाई वो ऑब्जेक्ट जो पाथ चूज करेगा उसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे. इज दैट ओके? अगर वो पाथ 2 सेलेक्ट करता है तो क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा. अगर पाथ 2 सेलेक्ट करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा. इन बाकी अदर सारे केसेस में क्या होगा? डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मॉड में इसलिए रखा है क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ये पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है. जीरो किस केस में होगी? बॉडी अगर चलेगी नहीं तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी तो डिस्टेंस जीरो रहेगी. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट बॉडी चलने के बावजूद भी जीरो हो सकती है. बॉडी गई, मान लीजिए एक पॉइंट से यहां से गई, यहां से चल के वापस आ गई यहां पे. नाउ व्हाट यू विल से? यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो. समझ में आई बात? अगर बॉडी यहां से यहां चली गई, बॉडी अगर ऐसे चली गई तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव. और बॉडी अगर यहां से यहीं तक रह गई तो इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव. इज दैट ओके? अगर हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और ये डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. इज दिस ओके एवरीवन?
डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी या उसके बराबर हो सकती है, या उसके बराबर हो सकती है। एक और चीज जो ध्यान देने वाली बात है, एक चीज और ध्यान देना है, इन स्ट्रेट लाइन, in a straight line motion, if particle is not changing direction in a straight line motion, a straight line motion का मतलब यूनिडायरेक्शनल मोशन है, कोई दूसरे दो प्लेन में नहीं है। अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं करते, if particle is not changing direction, then distance will be equal to displacement। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे? अगर पार्टिकल जो है यूनिडायरेक्शनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है और वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, देन वी कैन से द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। अगर डायरेक्शन बदल रही है, इन ऑल अदर केसेस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो जैसे पार्टिकल No, जा sir. रही है, देखिए समझिएगा इस चीज को, पार्टिकल जा रही है जा रही है जा रही है, लेकिन डायरेक्शन कहीं चेंज ही नहीं कर रही है, घूम नहीं रही है, घूम नहीं रही है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। लेकिन अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रही है, पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रही है, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट जाएगी। नो कंफ्यूजन? No, sir. ओके, कॉपी दिस। हो गया सर, लिख लिए हैं। सभी बच्चे लिख लिए? बताओ यार, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी? What is the distance and displacement between A and B? डिस्प्लेसमेंट 2r। 2r, बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? यहां से यहां के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, दिस इज 2r, सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r एंड डिस्टेंस इज, पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r, तो उसका आधा कितना होगा? पाई r। एनी कंफ्यूजन? सर डिस्टेंस फिर से एक बार। यस बच्चे, पूरा सरकमफ्रेंस जो सर। पूरा सर्कल है वो कितना होता है? दिस इज 2 पाई r, तो आधा सर्कल का लंबाई कितना होगा? आधा सर्कल का लेंथ कितना होगा? ये वाला लेंथ कितना होगा? दिस विल बी पाई r। पाई आर। समझ गए? तो 2 पाई r ये फुल सर्कल हुआ, यस सर। ये हाफ सर्कल हो गया। ठीक है, पार्टिकल यहां से चला, एरो बना हुआ है, तो इट विल बी पाई r।
बताइए, फाइंड हेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Displacement 2R. डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? 2. प्लीज चेक योर आंसर वंस। सर डिस्प्लेसमेंट R और Displacement डिस्टेंस R। 2। यस एक बार चेक करो इसको 3R. कि देखो Sir, ये 3/4 है, Displacement 3R. डिस्प्लेसमेंट ये होना चाहिए, Yes, sir. दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। ये 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताओ? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अंडर रूट 2r स्क्वायर एंड दिस विल बी अंडर रूट 2r। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 3/4 है, 3/4 इंटू 2πr, पूरे फुल सर्कल का 3/4 है। क्या कहेंगे हम इसको? 3/2π। 3/2 R। क्या समझ में आया ये? यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक। ओके, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन ऑफ पजल टाइप क्वेश्चन एक दे रहा हूं, इसको देखो तो करके। आई एम गिविंग यू अ पजल टाइप क्वेश्चन। अ drunkard take every step in 1 second. He takes 5 steps forward and 3 steps backward. Find what will be his distance and displacement at 13th second if there is a pit at 13 सेकंड नहीं लिख देता हूँ, 1 सेकंड है ना, थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट after falling in a pit if there is a pit at 11th step from starting point। क्वेश्चन को समझिएगा,
एक शराबी है, एक ड्रंकार्ड है, जो हर सेकंड में एक स्टेप लेता है, 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे जाता है। 11वें स्टेप पर, जहां पे उसका 11वां स्टेप फॉल करेगा, वहां पर एक पिट है। तो आपसे पूछा गया है कि उस 11वें स्टेप पर तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से ज्यादा आईक्यू का है, तो इफ यू कैन ट्राई, इसको ट्राई करो, अदरवाइज आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक, करके बताइए। Sir, displacement 0 or 22 steps distance. डिस्प्लेसमेंट 0 बेटा, कैसे? यहां से सर फॉल कर गया तो फिर यहां से शुरू किया, मान लो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये 0 हो गया। अब देखिए हर स्टेप में इसको कितना लग रहा, 5 सेकंड आगे गया, 5 आगे गया, फिर कितना आया, 3 पीछे आया, 2 सेकंड, 2 स्टेप चला। ये 2 स्टेप चलने में उसको कितना टाइम लगा बताइए तो? 8 सेकंड लगा कि नहीं? 8 सेकंड लगा कि नहीं 2 सेकंड चलने में? Yes, sir. 2 स्टेप चलने में। 5 आगे गया तो 5 Yes. सेकंड, 3 पीछे आया तो 3 सेकंड। ठीक, फिर दूसरे स्टेप से फिर शुरू किया, 5 आगे गया, ये 5 पे था तो ये 7 पर गया, फिर आया 3 पीछे, कहां पे रह गया, 4 पे, फिर से 8 सेकंड लग गया। फिर यहां से शुरू किया, देखिए 4 से 9 पे गया, 9 पे गया, फिर वापस आया, ये 9 पे गया तो ये 6 पर वापस आ गया, फिर 8 सेकंड लगा। ठीक है, 6 से जब गया तो 5वां पे वापस कहां आएगा, 6 से 5 आगे गया तो 11th पर गया और वो गड्ढे में गिर गया। क्या गड्ढे में गिरने के बाद वापस आएगा? नो सर। क्या गड्ढे में गिरने के बाद उठ के वापस वो आएगा? नो सर। बात समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है, इट इज 11 स्टेप। 0 से चला और 11वें मीटर पर जो 11वें स्टेप पर जो गड्ढा था उसमें गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेरी क्लियर। लेकिन डिस्टेंस कितना चला, दिस इज अ क्वेश्चन। डिस्टेंस कितना चला? 8 स्टेप इसमें चला, 20 8 स्टेप, फिर 8 स्टेप, फिर 8 स्टेप, और फिर कितना, 5 स्टेप, क्योंकि इसके आगे तो गया ही नहीं, वापस आया ही नहीं। 24 5 डिस्टेंस हो गया आपका 29 स्टेप। एनी डाउट? टाइम कितना लगा बेटा? 8 सेकंड पहले वाले में, फिर 8 सेकंड लगा, फिर 8 सेकंड लगा, और फिर 5 सेकंड लगा। टाइम 29 स्टेप लगा है, तो टाइम भी टोटल कितना हो गया, 29 सेकंड। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। टेल मी इफ इट इज नॉट क्लियर। क्या उसको क्लियर हो गया जिसने बोला था डिस्प्लेसमेंट 0? यस सर, हो गया। गुड गुड, ठीक है चंदा। ओके, डिस्टेंस क्लियर है। 29 स्टेप्स क्यों है? 5 गए, 3 वापस आए, 8 स्टेप, फिर 5 गए,
ठीक है। और जब 6वें सेकंड से 5 गए तो फिर वापस नहीं आए, 11वें स्टेप में गड्ढे में गिर गए फिर वापस नहीं आए। सो इट इज 8 into 3 + 5, 24 + 5 29 स्टेप्स। लिख लीजिए इसको। यहाँ पे फिजिक्स कम है, थोड़ा सा दिमाग IQ लेवल ज्यादा लगाना था यहाँ, और कुछ नहीं, नॉर्मल सा सवाल है। लिख लिए सर। ठीक। कल मैंने इस पे सवाल कराया था, दिस इज पॉइंट A, B, C, D and E. Let's say it is 20 meter, it is 25 meter, and this is 25 meter, and this is, let's say it is 40 meter. आपको बताना है find total distance and displacement. Find total distance and displacement. वन 110। आप कैसे कैसे इसको लिखेंगे? देखिए सब कुछ तो सीधा सीधा है, बस जो ये वाला है उसको तोड़ना है ना। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया 40 sin 53, और इसको लिखेंगे 40 into sin 53 कितना होता है 4/5, 32 मीटर। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया आपको 40 cos 53, और इसको लिख सकते हैं आप 40 into 3/5, दिस इज 24 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको कि दिस इज अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज अलोंग x एक्सिस, तो बताइए अलोंग x एक्सिस कितना हुआ? अलोंग x एक्सिस बता दीजिए। x एक्सिस के अलोंग 20 + 25 और प्लस क्या 24, और y एक्सिस के अलोंग कितना है 25 ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और नीचे कितना आ रहे हैं 32 आ रहे हैं। सो जो टोटल आ गया आपको माइनस ये 69 मीटर, और ये कितना आ गया -7 मीटर, ठीक है। सो आई कैन से हियर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना हो गया 69 I कैप -7 J कैप मीटर। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? यस सर। अच्छा डिस्टेंस की अगर अब बात करें तो डिस्टेंस तो बहुत क्लियर है, 20 + 25 + 25 + 40, दिस विल बी 90, 110 मीटर। डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखेंगे 69 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? कल जो रिजोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ाया था, जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था, उसी का इस्तेमाल किया मैंने। थोड़ा सा मैंने इजी वे में बताया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे बीच एक नई स्टूडेंट है तो उसको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो अभी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ी है, तो मैंने इसको सेपरेट सेपरेट तोड़ा है। बाकी आप लोग इसको साथ में तोड़ सकते हैं, कल मैंने आप लोग को मेथड बताया था, तो आप लोग इसको साथ में भी तोड़ सकते हैं ना।
एनी कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. अच्छा, देखिए नेक्स्ट, ये 30 मीटर है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, and this is 40 meter, and this is called 45 degree, और ये वाला है x, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that there is no component of displacement vector along y axis, ठीक है। सेकंड, also find distance। सवाल ये है कि what is the value of x so that there is no net component of displacement vector along y axis। y axis की तरफ displacement vector का कोई component ना हो, तो what should be the length of x, what should be the value of x। जैसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं बच्चे, उसी तरीके से करेंगे, कोई अलग मेथड नहीं लगाना है आपको। जैसे मान लीजिए इसको हम C लगाएंगे और इसको D कर देते हैं। अब देखिए मैं इसको बारी बारी से लिखता हूं। AB कैन बी रिटन एज इट इज 30 मीटर I कैप, BC कैन बी रिटन एज -40 मीटर J कैप, एंड CD कैन बी रिटन एज x, ये अगर 45 है तो ये आपका जाएगा cos और ये sin आ जाएगा, x sin 45 I कैप प्लस x cos 45 j कैप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो ये प्लस j कैप हो जाएगा। एंड वी कैन राइट देयर x/√2 I कैप प्लस x/√2 j कैप, ये अपना CD वेक्टर आ गया, ठीक है। तो जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, आप समझिए इसको, नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या रहेगा, AD वेक्टर रहेगा, A से D की तरफ, एंड दैट विल बी AB प्लस BC प्लस CD, एंड AD कैन बी रिटन एज 30 I कैप माइनस 40 J कैप प्लस x/√2 I कैप प्लस x/√2 j कैप, और इसको लिख सकते हैं I कैप में 30 प्लस x/√2 प्लस j कैप में लिख सकते हैं x/√2 माइनस 40। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, हमने नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर शुड बी नो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। सो y एक्सिस कंपोनेंट क्या है अपने पास, y एक्सिस कंपोनेंट क्या है, एंड दिस इज x/√2 माइनस 40, एंड इट शुड बी 0 क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40√2 मीटर। वेरी सिंपल, x की वैल्यू कितनी हो गई 40√2 मीटर। और उसके बाद आपसे डिस्टेंस पूछे तो आप बता दीजिए 30 प्लस 40 प्लस 40√2 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? हमने नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसके बाद उसका y कंपोनेंट को 0 कर दिया, जैसा उसने कहा, उससे हमको x मिल गया।
एनी डाउट बच्चों? No, sir. सभी लोग इसको बारी से पढ़िए बेहतर तरीके से, ताकि आप समझ पाए कि जो मैंने किया है। उसने जो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी था, जो उसने क्वेश्चन में बोला है उसको लास्ट में जाके यूज करना है। बाकी हम लोगों ने जो प्रोसेस है एज इट इज उसको फॉलो किया, लेकिन उसने जो बोला है उसको मैंने लास्ट में क्या किया, लास्ट में उसको यूज किया और डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दिया। एंड दिस इज हाउ वी गॉट x इक्वल टू 40√2 मीटर। एक ऐसा ही सवाल और कर लीजिए। Find value of x for which displacement has no component along x direction. Find value of x for which displacement has no component along x direction. क्या करेंगे बताइए? फिर से प्रोसेस वही है। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या है, ए डी है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। AD can be written as AB plus BC and plus CD. अब मैं AB को लिखता हूं। वेक्टर AB can be written as -50 J cap. Vector BC can be written as 50 I cap. And vector CD can be written as -x cos 53 I cap, क्योंकि ये इधर की ओर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए -x sin 53 j कैप, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आएगा, और एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। एंड दिस विल बी -x cos 53 3/5 I कैप माइनस x इंटू 4/5 j कैप। ये CD वेक्टर हो गया आपका। सो राइट नाउ लिख सकते हैं हम AD वेक्टर इक्वल टू AB आपका है -50 J कैप प्लस 50 I कैप माइनस 3xy 5 I कैप माइनस 4xy 5 J कैप। एंड वी कैन राइट हेयर J कैप में आपका -50 माइनस 4xy 5 आ गया, प्लस I कैप में आपका 50 माइनस 3xy 5 आ गया। अब उसने क्या कहा, x डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 करो। सो वी कैन राइट हेयर 50 माइनस 3xy 5 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 50 into 5 upon 3, and this will be 250 by 3 meter.
इज दिस ओके एवरीवन? समझ में आ गया बच्चों? पढ़ लो इसको एक बार। सबको क्लियर है? कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के कोई मिसिंग कंपोनेंट पूछ लेता है। कोई मिसिंग कंपोनेंट कोई शर्त दे देगा कि एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट नहीं है, या फिर वाई डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट नहीं है, और कोई मिसिंग कंपोनेंट पूछ लेता है। तो इस तरह के सवाल भी काफी प्रभावी होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। तो इसको मैंने एक बार आपको समझा दिया है। कॉन्सेप्ट वाज सेम, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ तुरम खान है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस एक बार कर लिए हो तो अब दिमाग से इसका फियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वी विल मीट ऑन मंडे। चलिए, ओके, बाय। Thank you, sir.